हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एलएस ऑनलाइन क्लासेस में। आज आप लोग के लिए लेके आए हैं बहुत ही आप लोग को बेसब्री से इंतजार था। इसके लिए नॉन हिंदी का बहुत सारे बच्चा का बहुत ही ज्यादा कमेंट था, सर आपने तो सभी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं लेकिन नॉन हिंदी कब लाइएगा, क्योंकि इसको पढ़ाने वाला बहुत ही कम टीचर मिलते हैं। तो मुझे लगा नहीं, शायद स्टूडेंट को इस चीज को जरूरत है, तो काहे नहीं हम इसको आप लोग के लिए थोड़ा सा मदद करें और आपके लिए कुछ अच्छा हो पाए। तो देखते हैं नॉन हिंदी, ठीक है। और सबसे पहले आप लोग को अच्छे से पढ़ाने का मेरा यह प्रयास रहेगा और बहुत अच्छा मार्किंग और बहुत अच्छा रिजल्ट आने का आएगा, ठीक है। तो आप लोग घबराए नहीं और अच्छा से पढ़ते रहें। तो सबसे पहले अध्याय आज इसमें हम ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करेंगे 1 2 3 4 और 5, यानी एक वीडियो में आप लोग को 5 अध्याय का कंप्लीट कर देंगे और एकदम बिल्कुल बेसिक से एडवांस, कहने तो मतलब हर एक ऑब्जेक्टिव को अच्छे तरीका से कर देंगे ताकि एग्जाम में एक भी प्रश्न आप लोग को न छूटे। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट तक देखने के बाद ही आप लोग को एक भी एग्जाम में प्रश्न नहीं छूटेगा। मुझे उम्मीद है इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, इसके बाद ही आप लोग को समझ में आएगा। चलते हैं आखिर इसमें देखते हैं हम लोग कौन कौन चैप्टर को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहला चैप्टर इसमें जो रहेगा तू जिंदा है तो, उसके बाद है अगला चैप्टर आप लोग के लिए है, इसको देखते हैं ईदगाह। क्या है ईदगाह? उसके बाद क्रमवीर, बाल गोविंद भगत और हुंडरू का जलप्रपात के बारे में अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये क्या है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आप लोग इसको अच्छे से देखेंगे, समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहला इसमें जो है इसके बारे में चलते हैं। तू जिंदा है तो, तू जिंदा है तो इसके बारे में हम लोग अब समझेंगे कि तू जिंदा है इसके लेखक कौन है और ये कहानी, ये जो कविता है और ये कविता क्यों कैसा है। चलते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न में तू जिंदा है तो किस विधा की रचना है? कविता है, कहानी है, निबंध है और एकांकी है। तो आप लोग का सभी बच्चे का कमेंट अभी तुरंत जस्ट बताए हैं। तू जिंदा है तो किस क्या है? यह एक कविता है और एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा नॉन हिंदी वाले। तू जिंदा है तो कविता में जीवन का कौन सा दृश्य प्रस्तुत करता है? गहरे जीवन राग का, उत्साह का, गहरे जीवन राग एवं उत्साह का और इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो सभी बच्चे इसको क्या करेंगे, फटाफट इसका आंसर लगाएंगे। क्या हो जाएगा? 2 का सी, ठीक है। तो फटाफट इसका थोड़ा हम लाइट बढ़ाते हैं, ठीक है। आप लोग घबराइए नहीं, बिल्कुल थोड़ा हम इसका क्या करते हैं, लाइट बढ़ा लेते हैं। 1 सेकेंड आप लोग वीडियो में रुके हुए रहेंगे, थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, लाइट बढ़ा देते हैं यहाँ से। और आप लोग घबराएंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि क्लास आप लोग की बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही मस्त होने जा रहा है। और इसमें 5 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करेंगे, समझ गया, 5 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करेंगे। इसे आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है। और याद रखिएगा, याद रखिएगा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। मुझे उम्मीद है आप लोग इसको देखने के बाद आप लोग को एक भी चीज को कहीं से भी नहीं छूटेगा। तो ठीक है, तो चलते हैं अच्छे से और समझिएगा। तो अब अगला तू ही समझ गया, अब अगला है देखिए, तू जिंदा है तो कविता में जीवन के किस पक्ष का वर्णन है? निराशवादी का, आशावादी का, आगमनात्मक का और साम्यवाद का। तो फटाफट इसका आंसर आप लोग का जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, वह है आशावादी का। क्या है? वह एक आशा का है। अगला है तू जिंदा है तो, तू जिंदा है तो द्वारा रचित कविता है। तो ये किसके द्वारा रचित है? दिनकर द्वारा, शंकर सलेन द्वारा, हरि औस द्वारा और नीलारा द्वारा। तो ये किसके द्वारा है? तो ये शंकर शैलेंद्र द्वारा है। और एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, सुबह शाम आकाश का रंग कैसा रहता है? नीला रहता है, लाल मतलब हरा रहता है, लाल रहता है और कुछ नहीं रहता है। तो कैसा रहता है? तो आप लोग को पता है कैसा रहता है, लाल रहता है। अगला प्रश्न आप लोग के लिए है, स्वराज्य का अर्थ क्या होता है? मतलब राज्य, आजादी, क्या है, परतंत्र और अपना राज्य, ठीक है, अपना राज्य। तो यह क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा अपना। स्वराज्य मतलब मेरा, स्वराज्य मतलब मेरा। अगला प्रश्न आप लोग ध्यान दीजिएगा और अच्छे से, कवि मनुष्य को कैसा जीवन जीने का प्रेरणा मिला है? हौसले और उत्साहपूर्ण, अतीत को याद कर, मौत से डर डर कर, उसके बाद समय का सदुपयोग कर। तो फटाफट इसका आंसर जो हो जाएगा आप लोग के लिए क्या हो जाएगा, और बिल्कुल ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आप लोग के लिए एग्जाम के लिए, तो ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, यह हौसले और उत्साहपूर्ण का। अगला प्रश्न आप लोग के लिए है, तुम अपने सुकर्म से पृथ्वी पर ला सकते हो
स्वर्ग, नरक, चांद, तारे। तो क्या लगता है, तुम अपने सुकर्म, जो तुम अपने सुकर्म से, मतलब तुम अच्छे काम करोगे तो अच्छा ही परिणाम आएगा। अगर तुम अच्छा काम करोगे तो क्या होगा, इसका परिणाम भी बहुत ही अच्छा होगा। अगर तुम काम सही नहीं करोगे तो इसका परिणाम भी बहुत बुरा होगा। तो आज का क्या होगा, स्वर्ग। अगर तुम है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पे, कविता आप लोग पढ़े होंगे, हम भी पढ़े थे। ठीक है, सुबह दुख दोनों में एक समान रहने वाला आकाश को देखकर पृथ्वी हो जाती है व्यथित, खुश, मूर्छित और कुछ नहीं। तो क्या हो जाती है, इसका आंसर आप लोग फटाफट जल्दीबाजी में लगाएंगे। क्या चीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो 9 का आप लोग का क्या हो जाती है, खुश हो जाती है बी। और 10 का आंसर जो है आप लोग फटाफट इसका करेंगे। ठीक है, 10 का और क्या हो जाएगा, 10 का आंसर क्या है, कैसा व्यक्ति जिंदा माना जाता है। तो निराशा व्यक्ति, घमंडी व्यक्ति, स्वाभिमानी व्यक्ति और आलसी और कार्य। तो क्या है, स्वाभिमानी व्यक्ति। अगला प्रश्न आप लोग के लिए है और देखते हैं क्या है। चलते हैं, अब आते हैं हम लोग ईदगाह पे। तो आप लोग रेडी होंगे ईदगाह के लिए और देखते हैं ईदगाह कहानी आप लोग के लिए कैसा प्रसिद्ध होता है और एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ईदगाह के लिए आप लोग बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे और ईदगाह को हम लोग अच्छे से भी समझने का भी प्रयास करेंगे। याद करिएगा, क्योंकि जीवन आदमी को बार बार नहीं मिलता है। जीवन जो है इंसान को बार बार नहीं मिलता है और उस जीवन को आप लोग को चलना पड़ेगा लेकर, और क्या करना पड़ेगा, लेके चलना पड़ेगा। याद कर लीजिएगा, ठीक है। और मुझे उम्मीद है इसके लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। ठीक है, चलते हैं अच्छे से। अगला प्रश्न है, खंजरी किसने ली थी, हामिद ने, मोहसिन ने, शम्मी ने और महमूद ने। तो खंजरी कौन लिया था, तो वो खंजरी लिया था शम्मी लिया था। कौन लिया था, शम्मी लिया था। अगला है, नमाज खत्म होने के बाद लोग क्या कर रहे थे, एक दूसरे से गले मिल रहे थे, मतलब क्या कर रहे थे, ताश खेल रहे थे, मेले में घूम रहे थे और एक जगह सभी ही बैठे थे। तो 2 का आंसर आप लोग के लिए क्या हो रहे थे, एक दूसरे से गले मिल रहे थे। अच्छी बात है, मिलना भी चाहिए। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद द्वारा रचित पाठ है सुदामा चरित्र, उसके बाद खेमा, ईदगाह और ठेस। तो ये क्या है, ईदगाह है। अगला प्रश्न आप लोग के लिए है, हामिद ने कितने पैसे का खिलौना खरीदा। हामिद जो था वह कितने पैसे का खिलौना खरीदा था, तो आप लोग को पता होना चाहिए कितने पैसे का खिलौना खरीदा था। तो आप लोग को अगर पता नहीं है तो आप लोग बिल्कुल ही लगा सकते हैं, कितना, 4 का जो हो जाए कितने पैसे का, तो ये 3 पैसे का खरीदा था। अगला प्रश्न आप लोग के लिए, खिलौने किस चीज के बने थे, लोहे के, मिट्टी के, कागज के और लकड़ी के। तो जो खिलौने बने हुए थे वो किस चीज का बने हुए थे, खिलौने जो बने हुए थे वो किस चीज का बने हुए थे, तो आप लोग को पता होना चाहिए किसी का बने हुए थे, तो वो बने हुए थे मिट्टी के बने हुए थे। अगला प्रश्न आप लोग के लिए है, ईदगाह कहानी वंचित बचपन की परिस्थितियों पर किस ढंग से टिप्पणी करती है, मार्मिक, सादगी, वरबर और कौतूहल। तो कौन सा मार्ग से करती है, तो आप लोग को पता होना चाहिए कौन सा, 6 का आप लोग का मार्मिक। अगला प्रश्न आप लोग के लिए है, कथा सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है, प्रेमचंद को, शिव पूजन सहाय को, राम वृक्ष बेनीपुरी को और अरुण कमल को। तो किसके अति से जाना जाता है, तो किसके अति से जाना जाता है, तो प्रेमचंद को। अगला प्रश्न आप लोग के लिए है, महमूद ने कौन सा खिलौना खरीदा था, कबूतर, जोकर, सिपाही और शेर। तो महमूद जो था वह क्या खरीदा था, तो यह क्या खरीदा था, वह सिपाही खरीदा था। अगला प्रश्न आप लोग के लिए है, अभावग्रस्त बच्चे में किस तरह का सोच पैदा किया गया है, वयस्क की तरह, नादान की तरह, बूढ़े की तरह और इनमें से कोई भी नहीं। तो इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग फटाफट जरूर में इसका आंसर लगाएंगे, कितना हो जाएगा, वयस्क की तरह। अगला प्रश्न आप लोग के लिए है, मोहसिन के पास कितने पैसे थे, 10, 15, 8, 3। 10, 15, 8, 3। तो 10 का आंसर आप लोग जल्दीबाजी में लगाएंगे, 10 का आंसर आप लोग जल्दीबाजी में लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, 15। अगला है, कैसा जीवन बाल मन को व्यस्त की तरह सोचने के लिए मजबूर कर देता है, संपन्न, अभावग्रस्त, तानापूर्वक और सभी गलत है। तो 11 का आंसर आप लोग जल्दीबाजी में लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, अभावग्रस्त। अगला प्रश्न आप लोग के लिए, हामिद की दादी का नाम था शकीना, क्या है, अमीना, रवीना और शफीना। तो हामिद की दादी का जो नाम था वह क्या था, क्या था, तो यह था अमीना था। क्या था, अमीना था। अगला प्रश्न आप लोग के लिए, चुनौती बच्चे को बना देती है निकम्मा, परिपक्व, आलसी और
क्रोधी। तो चुनौती जो बच्चों को बना देती है वह क्या बना देती है, क्या बना देती है, तो 13 का यह आलसी बना देती है। अगला प्रश्न आप लोग के लिए है, मुहर्रम किस तरह का त्योहार है, खुशी का, उमंग का, गम का, कुछ नहीं। तो 14 का आप लोग आंसर जल्दीबाजी में लगाएंगे तो क्या होगा, 14 का गम का। अगला है, ईदगाह कहानी आधारित है, बाल मनोवैज्ञानिक पर, नैतिक शिक्षा पर, आर्थिक जगत पर और किसी पर नहीं। तो 15 का आंसर आप लोग जल्दीबाजी में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 15 का बाल मनोविज्ञान पर। अगला प्रश्न है, ध्यान जल्दीबाजी में करा देते हैं, रमजान के कितने दिन बाद ईद का त्योहार आता है, 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन और 10 दिन। तो आप लोग 16 का आंसर जल्दीबाजी में लगाएं, किस दिन बाद आता है, 30 दिन बाद आता है। अगला प्रश्न आप लोग के, हामिद खिलौने की जगह अपनी दादी के लिए क्या खरीदा था, कलम खरीदा था, कढ़ाई खरीदा था, कंघी खरीदा था और चिमटा खरीदा था। क्या खरीदा था, तो आप लोग को पता होना चाहिए क्या खरीदा था, वो चिमटा खरीदा था। अगला प्रश्न आप लोग के लिए है, अमीना अपनी कोठरी में बैठी रही थी, क्या कर रही थी, रो रही थी, हंस रही थी, सो और उसके बाद कुछ नहीं कर रही थी। तो 18 का आंसर आप लोग को क्या हो जाएगा, जल्दीबाजी में आप लोग क्या कर रही थी, रो रही थी। अगला प्रश्न आप लोग के लिए है, ध्यान दीजिएगा, मेले में हामिद ने क्या खरीदा था, खिलौना, चिमटी, कुल्हाड़ी और केला। तो फटाफट आप लोग बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दीबाजी में 19 का आंसर आप लोग के लिए क्या हो जाएगा, चिमटी खरीदा था, चिमटा। अगला है, ईदगाह कहानी की मुख्य विशेषताएं क्या है, कहानी बाल मनोवैज्ञानिक पर आधारित है, अभाव एवं चुनौती बच्चों को परिचित कर बनाती है, कहानी में सरल शब्दों का चयन एवं मुहावरों का प्रयोग रोचक है, कहानी का अंत सुखांत है। तो 20 का आंसर आप लोग जल्दीबाजी में कमेंट करेंगे, क्या हो जाएगा, 20 का अभाव एवं चुनौतियों बच्चों की परिपक्व बनाती है। अगला है, महमूद के पास कितने पैसे थे, 10, 5, 12 और 20। तो महमूद के पास में कितने पैसे थे, तो वह कितने पैसे थे, वह 12 पैसे थे। अगला प्रश्न है, ठीक है, हामिद ने चिमटा खरीदा और शम्मी ने, हामिद ने चिमटा खरीदा था और शम्मी ने क्या चीज खरीदा था, हामिद ने चिमटा खरीदा था और शम्मी ने क्या खरीदा, खजूर खरीदा था। अगला प्रश्न है आप लोग के लिए, अब आते हैं हम लोग, दूसरा चैप्टर समाप्त हो गया और इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये चैप्टर को हम लोग अच्छे ढंग से खत्म करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जल्दीबाजी में कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग के लिए ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव को मतलब क्या ही समझाए, ठीक है। तो जिस समय कहानी बताएंगे ना उस समय अच्छे से समझा देंगे, तो आप लोग इसको अच्छे से समझिए, पढ़िए और लिखिए, ठीक है। अगला देखते हैं क्या हो जाएगा, क्रमवीर के बारे में अच्छा से हम लोग जानेंगे और अच्छे से हम लोग देखते हैं, ठीक है। और क्रमवीर के बारे में अच्छे से हम लोग अभी जानेंगे, ठीक है। आते हैं, चलते हैं, स्वयं को क्रमवीर सिद्ध करने के लिए बनना होगा संकोच, कर्तव्यनिष्ठ, तेजस्वी और उसके बाद क्या है, निर्लोभी। तो आपका एक आंसर जो आप लोग का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आप लोग को क्या हो जाएगा, बी हो गया। अगला प्रश्न आप लोग के लिए है, सभ्यता एवं संस्कृति के रक्षक और निर्माण करता है, साधु है, वीर है, कृषक और क्रमवीर है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, फटाफट आप लोग कमेंट लगाएं, क्या हो जाएगा, क्रमवीर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोग के लिए है, क्रमवीर पाठ की विधा है, कहानी है, कविता है, डायरी है और यह एक निबंध है। तो 3 का आंसर आप लोग के लिए क्या हो जाएगा, जल्दीबाजी में क्या है, क्रमवीर जो है यह क्या है, एक कविता है। अगला प्रश्न आप लोग के लिए है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिशौ की कविता है, बच्चे की दुआ, पीपल, क्रमवीर और झांसी की रानी। तो आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा, 4 का, तो 4 का आंसर आप लोग का बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्रमवीर की क्या पहचान है, जो क्रम के प्रति निष्ठा रखते हो, भाग्य के भरोसे बैठे रहते हो, आज का काम कल पर टालते हैं और भाग्य को कोसते रहते हैं। तो 5 का आंसर आप लोग के लिए क्या हो जाएगा, जल्दीबाजी में आप लोग करेंगे तो क्या होता है, जो क्रम के प्रति निष्ठा रखते हैं। अगला प्रश्न आप लोग के लिए है, ध्यान दीजिएगा, के द्वारा मनोवैज्ञानिक लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है, परिश्रम द्वारा, चालाकी द्वारा, दूसरे की मदद करने के और इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट आप लोग 6 का आंसर जल्दीबाजी में लगाएंगे, 6 का आंसर क्या हो जाएगा, 6 का ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्रमवीर शीर्षक कविता किस भाषा में लिखी गई है, तो है अवधी, मैथिली, भोजपुरी, खड़ी हिंदी। तो किस में लिखा गया है, खड़ी हिंदी में। अगला प्रश्न आप लोग को, क्रमवीर की प्रति निष्ठा ही व्यक्ति की क्या करते हैं, निर्धारण करती है, सफलता, विफलता, योग्यता, इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट आप लोग इसका आंसर क्या चीज लगा सकते हैं, क्या लगाएंगे, सफलता। अगला, बहुत खूब, अब हम लोग चलते हैं बाल गोविंद भगत पे।
ठीक है, तीसरा चैप्टर तक अभी हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लोग चलते हैं चौथा चैप्टर पर, और मुझे उम्मीद है आप लोग इसको, मेरा आदत हो गया लाइव क्लास में जैसे चलते हैं ना उसी तरीका से, तो वे चलते हैं चौथा चैप्टर पर और एक बेहतरीन तरीका से समझाने की कोशिश करेंगे और अच्छे तरीका से आप लोग को इसका हम ऑब्जेक्टिव भी अभी कंप्लीट करवा देते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे से देखते रहे, पढ़ते रहे, सीखते रहे और अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्ति करते रहे। ठीक है, अगला प्रश्न है, चलते हैं। बाल गोविंद भगत की उम्र थी 30 वर्ष, 60 वर्ष और 40 वर्ष और 80 वर्ष, तो कितना था? 60 वर्ष। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत के बेटे की मुख अग्नि किसने दी थी? स्वयं बाल गोविंद भगत ने, उनकी पुतोहू ने, उनके भतीजे ने, उनके कोई नहीं, तो उनका पुतोह दिया था। अगला प्रश्न आप लोग के लिए, बाल गोविंद भगत अपने प्रेमी मंडली के साथ इतना आनंद विभोर हो जाते हैं कि खंजरी बजाते बजाते क्या रो पड़ते हैं, बेसुध हो जाते हैं, नाच उठते हैं और इनमें से कोई नहीं। तो 3 का आंसर आप लोग के लिए क्या हो जाएगा? फटाफट आप लोग क्या हो जाएगा? तो ये हो गया नाच उठते थे। क्या होते थे? नाच उठते थे। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत हर वर्ष 30 कोस पैदल चलकर कहाँ जाते थे? गंगा स्नान, तीर्थाटन, उसके बाद है साधु संगत और कहीं नहीं। तो कहाँ जाते थे? गंगा स्नान जाते थे। अगला प्रश्न आप लोग के लिए, बाल गोविंद भगत पेशों से क्या थे? कवि थे, संत थे, गृहस्थी थे और फकीर थे। तो बाल गोविंद भगत जो थे वह पेशों से क्या थे? तो बाल गोविंद जो भगत थे वह पेशों से क्या थे? क्या थे? तो ये थे गृहस्थी थे। क्या थे? गृहस्थी थे। अगला है, बेटा के मर जाने के बाद रोती हुई पुतोह के पास जाकर क्या कहते थे? खूब रोने लगे, उत्साह मनाने के क्या बोले, उत्सव मनाने के लिए, भाग जाने के लिए, कुछ भी नहीं। तो क्या करते थे? उत्सव मनाने के लिए। अगला प्रश्न आप लोग के लिए है, कलम का जादूगर किनका उपन्यास है? प्रेमचंद, राम वृक्ष बेनीपुरी, शिव पूजन सहाय और इसके बाद तो कौन था? राम वृक्ष बेनीपुरी। अगला प्रश्न आप लोग, बाल गोविंद भगत किस विधा की रचना है? संस्मरण, निबंध, रेखा चित्र और कहानी। तो 8 का आंसर आप लोग जल्दीबाजी में फटाफट लगाएंगे, तो 8 का आंसर जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, देखा। और उसके बाद है, बाल गोविंद भगत के रचनाकार है, वो कौन है? ये राम वृक्ष बेनीपुरी। अगला प्रश्न आप लोग, बाल गोविंद भगत कबीर को क्या मानते थे? तो भगवान मानते थे, उसके बाद अल्लाह मानते थे, साहब मानते थे और फकीर मानते थे। तो 10 का आंसर आप लोग के लिए क्या हो जाएगा? जल्दीबाजी में देखते हैं किसका किसका। हाँ बिल्कुल ही सही, थोड़ा सा हम कुछ कर लेते हैं। ठीक है, तो फटाफट आप लोग के लिए क्या कीजिए, फटाफट, तो क्या हो जाएगा? साहब मानते थे। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोग के लिए, बाल गोविंद भगत के कितने बेटे थे? एक थे, उसके बाद 2, 3, 4। तो बाल गोविंद भगत के कितने बेटे थे? तो आप लोग जल्दीबाजी में बताएंगे क्या थे? उसके बाद एक ही वो बेटा थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाँ, बाल गोविंद भगत का बेटा था बुद्धिमान, सुस्त, मोटा, दुर्योधन। क्या होता? सुस्त था। अगला प्रश्न आपका, बेटे के मरने के पर बाल गोविंद भगत ने रोने लगे, गाने लगे? तो ये बिल्कुल ही गाने लगे थे। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत कबीर को साहब क्यों मानते थे? बचपन के दोस्त के, यहाँ पर पहला, बचपन के दोस्त थे, साथ पढ़े थे, कबीर के आदर्शों पर चलते थे और कबीर के पुजारी थे। तो क्या थे? आप लोग इसका आंसर जल्दीबाजी में लगाएंगे, क्या थे? कबीर के आदर्शों पर चलते थे। अगला प्रश्न है, हम बाल गोविंद भगत किसे अपना आदर्श मानते थे? कबीर को, तुलसीदास को, रसखान को और सूरदास को। तो बाल गोविंद जो भगत थे अपना आदर्श किसे मानते थे? तो अपना आदर्श मानते थे, किसको मानते? बाल गोविंद जो भगत थे वह अपना आदर्श किसे मानते थे? तो वह अपना आदर्श किसे मानते थे? किसे मानते थे? बाल गोविंद भगत अपना आदर्श किसे मानते थे? तो यह कबीर को मानते थे। अगला है, बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का उत्कर्ष देखा गया है बेटे के मृत्यु के दिन, बेटे के परदेश जाने पर, बेटे के जन्म के दिन और बेटे की शादी के दिन। ठीक है, तो बेटे के शादी के दिन। तो 16 का आंसर आप लोग के लिए जो हो जाएगा, फटाफट आप लोग को क्या करना है? तो ये होगा बेटे के मृत्यु के दिन। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत की पुतोह थी कर्कशा, रोगग्रस्त, सुशील, झगड़ालू। तो आप इसमें से बताइए 17 का जो आंसर थे वो क्या हो जाएगा? उसके पुतोह कैसी थी? सुशीलिया थी। ठीक है, सुशील। चलते हैं, अब आता है हुंडरू का जलप्रपात, और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप लोग घबराए नहीं और बिल्कुल ही पढ़ते रहे, बढ़ते रहे और आगे की ओर सीखते रहे। ठीक है, और मुझे उम्मीद है आप लोग कुछ अच्छा ही सीखे होंगे, और ये चैप्टर, पांचों चैप्टर को आज हम इसमें खत्म करते हैं।
अगला प्रश्न है, महान मंजिल पर पहुंचने के लिए मार्ग भी होना चाहिए, सीधा, महान, सपाट और इनमें से कोई रहित। क्या होना चाहिए? आप लोग जल्दीबाजी में कमेंट करके बताएंगे। क्या हो जाएगा? महान होना चाहिए। अगला प्रश्न है, हुंडरू का जलप्रपात किस राज्य में है? झारखंड में है, बिहार में है, उसके बाद पश्चिम बंगाल में है और उड़ीसा में है। तो इसमें का फटाफट आंसर आप लोग लगाइए। क्या चीज हो जाएगा? तो ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही आपका आंसर क्या होना चाहिए? झारखंड में। अगला है, हुंडरू का जलप्रपात झारखंड राज्य के किन जिले में है? दुमका है, लोहरदगा में है, छोटा नागपुर है और रांची में। तो हुंडरू का जलप्रपात है वह किस राज्य में है? तो आप लोग, राज्य तो हो गया झारखंड, और कहाँ पे है? तो आप लोग को पता होना चाहिए कहाँ पे है। तो यह बिल्कुल ही कहाँ है? यह छोटा नागपुर में है। अगला, हाँ, हुंडरू का जलप्रपात है न रांची का, न हजारीबाग का, न छोटा नागपुर का, सबका। तो ये फटाफट चार का आंसर आप लोग के लिए क्या हो जाएगा? तो ये चार का आंसर क्या है? सबका है। अगला, हुंडरू का पानी निरंतर संघर्ष के साथ चट्टान पर गिरता हुआ मनों की सृष्टि करता है, आग, सौंदर्य, इंद्रधनुष और बाढ़। तो पांच का आंसर आप लोग के लिए क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? पांच का आंसर जो आप लोग के लिए हो जाएगा वो किसका है? एक बच्चा क्या है, एक का मैसेज आ रहा है। तो पांच का आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? आग। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर लेखक की दृष्टि में क्या है? नर्क है, जंगल है, स्वर्ग का टुकड़ा है और वियावान भूमि है। क्या हो जाएगा? वियावान भूमि है। तो आप लोग जल्दीबाजी में इसका क्या हो जाएगा? स्वर्ग का टुकड़ा है। अगला प्रश्न है, हुंडरू के जलप्रपात पाठ की विधा है, निबंध है, स्मरण है, उसके बाद यात्रा वृदांत है और उसके बाद डायरी है। तो क्या हो जाएगा? यात्रा वृदांता। अगला प्रश्न आप लोग को, हुंडरू का जलप्रपात पाठ के लेखक कौन है? राम वृक्ष मुनिपुरी, क्या है, कमता प्रसाद सिंह काम, प्रेमचंद और फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है, तो फणीश्वर नाथ रेणु। तो फटाफट इसका आंसर जो होगा क्या हो जाएगा? तो आठ का आंसर जो आप लोग के लिए हो जाएगा वह बिल्कुल ही क्या हो जाएगा? कामता प्रसाद सिंह कामना, कामता प्रसाद सिंह कामना, बिल्कुल ही सही आंसर। अगला आंसर है, हुंडरू जल प्रपात के पास कितने बंगला बनवा दिया है? जिला बोर्ड ने, किसने बंगला बोर्ड बनवा दिया है? जिला बोर्ड ने, वहां के राजा ने, प्रधानमंत्री ने और मुख्यमंत्री ने। तो 9 का आंसर सभी बच्चे का आ रहा है, 9 का क्या हो जाएगा? ए, जिला बोर्ड ने। अगला है, हाँ, रांची से मील दूर पर स्थित हुंडरू जलप्रपात है, 25, 27, 30 और 32। तो यहाँ पर 30, 27, 30, 32, तो आपका क्या हो जाएगा? अभी 27 मील। अगला प्रश्न है, हुंडरू का जल प्रपात में किस संस्कृति का वर्णन है? आदिवासी संस्कृति का, मुस्लिम संस्कृति का, सिख संस्कृति का और ईसाई संस्कृति का। 21 का आंसर आप लोग के लिए क्या हो जाएगा? बहुत बच्चे का आ रहा है कमेंट जल्दीबाजी में। तो क्या हो जाएगा? 11 का आंसर सभी बच्चे का आदिवासी संस्कृति। बहुत अच्छा, चलते हैं अगला। पुरुलिया रोड से हुंडरू की दूरी कितनी है? तो कितना है? 3 मील, 13 मील, 123 मील और 33 मील। तो कितना हो जाएगा आंसर? सभी बच्चे जल्दीबाजी में बताएंगे। क्या हो जाएगा? तो सही हो जाएगा 13 मील। बहुत अच्छा। अगला प्रश्न है, हुंडरू का जल प्रपात ऊंचा है 223 फीट, 230 फीट, 233 फीट और 243 फीट। तो 13 का आंसर सही बच्चे का कमेंट कीजिए फटाफट फटाफट, देखते हैं कौन से आ गया। तो क्या हो जाएगा? सही, 243 फीट। और देखते हैं, चलिए, और आज आप लोग को 5 चैप्टर खत्म हो गया। मुझे विश्वास है आप लोग के लिए बहुत अच्छा क्लास लगा होगा। आप चलते हैं 6 चैप्टर से 10 चैप्टर का अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।